स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th से साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। वो क्या होता है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम देखेंगे कि एनर्जी जो किसी भी ना कहे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आती है और वे जो भी है कन्वर्ट हो जाती है दूसरे फॉर्म के अंदर। एनर्जी किसी भी एक फॉर्म के अंदर आएगी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये चेंज हो जाएगी या कन्वर्ट हो सकती है, तो वो होती है एनर्जी कि ये इससे इस फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है। अब गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी के अच्छे सोर्स हम देखें। अब इसमें हम एनर्जी के लिए देखेंगे तो एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट तो हम देखेंगे कि कोई भी एक प्लेट होगी, ये प्लेट जब हमारे फर्श पर गिरेगी, यहाँ पर फर्श है तो ये गिरेगी तो क्या होगा? प्लेट टूटेगी, ये नॉर्मल लोग कहेंगे, लेकिन जो यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो साउंड एनर्जी होगी। हम अगर लॉजिक देखें तो वो साउंड एनर्जी होगी कि एकदम से प्लेट के गिरने के बाद में वो टूटेगी बाद में और आवाज पहले करेगी, तो वो होगी यहाँ पर कौन सी एनर्जी आएगी? साउंड एनर्जी होगी जो क्रिएट होगी। और फिर हम देखेंगे दूसरे एग्जांपल में कि कोई भी एक कैंडल है, अब ये जो कैंडल है कि इसके अंदर ये जो है वैक्स की बनी हुई है, सभी को पता है कि मोमबत्ती एक मोम की बनी हुई होती है। तो जब ये जलेगी तो क्या होगा? इसके अंदर से ये जो वैक्स है ये नीचे की ओर आएगी। तो अब ये क्या हुआ कि वैक्स का केमिकल एनर्जी में चेंज होना। जो केमिकल था यहाँ पर वैक्स थी, वो वैक्स क्या हुई? हीट एनर्जी में चेंज हो गई। अब इसी में एक और चीज हुई है कि ये जो यहाँ पर फ्लेम जो हो रही है, तो ये क्या हो रही है? बर्निंग हो रही है। तो बर्निंग से क्या मतलब है कि यहाँ पर भी हीट एनर्जी आ रही है। तो ये हम देखेंगे कि ये हमारे सोर्सेज हैं कई तरीके के कि हम एनर्जी को ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकते हैं। और अब गुड सोर्स क्या देखेंगे हम, जैसे कि कोई भी एक ट्रेन है वो जा रही है, तो जो व्हीकल है, व्हीकल क्या व्हील्स जो है वो काम कर रहे हैं। ह्यूमन जो कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? वो मसलर एनर्जी का यूज हो रहा है। जैसे मैं किसी भी एक सामान को उठाऊंगी तो मैं अपने हाथ को मूव करूंगी, तो वो क्या होगी? मसलर एनर्जी होगी। किसी भी जैसे हम फूड को पकाएंगे, कुकिंग फूड के अंदर क्या होगी? कुक जब हम करेंगे तो केमिकल एनर्जी का यूज होगा। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे लिए एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या हैं जो हमारी डेली की लाइफ के अंदर जरूरी होते हैं। अब हम देखेंगे एनर्जी जो है उसके दो सोर्सेस हमें बताए गए हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस और अल्टरनेटिव सोर्सेस। तो अब कन्वेंशनल सोर्सेस क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इन्हें दोबारा से बनाया नहीं जा सकता है। और जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं उन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है। तो नॉन रिन्यूएबल है तो इससे हमें समझना चाहिए कि इनमें हमें उसी लिमिटेड रूप में ही यूज करना चाहिए या फिर कंजर्वेशन जो है इनका वो करना चाहिए। इस एनर्जी को हमें कंजर्व करना चाहिए, तभी जाकर के ये एनर्जी आगे तक यानी कि सस्टेनेबल यूज करना चाहिए इसका। अब इसमें हम देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, ये तीन तरीके के कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के।
और नॉन कन्वेंशनल में हम देखेंगे कि 4 टाइप के हैं। एक है सोलर एनर्जी, एक है एनर्जी फ्रॉम द सी। अब सी से कौन सी मिल रही है हमें? टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, ओशियन थर्मल एनर्जी है, फिर आती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी, और फिर आती है न्यूक्लियर एनर्जी जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलती है। अब हम फर्स्ट नंबर की देखेंगे फॉसिल फ्यूल, यानी कि ये इसमें जो है कोल को यूज किया जा रहा है। कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जैसे कि कोल को बर्न करते हैं जब हम, तो बहुत सारा जो ऊपर है स्मोक बन जाता है, स्मोक होते हैं कोल, तब यहाँ पर धुआं इकट्ठा हो जाता है, तो उससे वो पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। लेकिन जो कोल है हमारा, ये बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है और इंडस्ट्रीज के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज जो है 90% कोल और पेट्रोलियम की ही चल रही है हमारे इंडिया के अंदर। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये इनका हम लिमिटेड यूज़ करेंगे तो ये हमें आगे तक मिलते रहेंगे, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी कोल को फॉर्मेशन के अंदर, कोल के फॉर्मेशन के लिए जो है हमारे काफ़ी सारे ईयर जो है वेस्ट हो जाते हैं, या ये कहें कि बहुत सारे साल लगते हैं हमारे कोल को बनने के लिए। मैनी ईयर्स लग जाते हैं, तब जाकर के कोल का फॉर्मेशन होता है। और हम अगर इसे इतनी जल्दी खत्म कर देंगे तो ये वापस नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसे हमें कंजर्व करना चाहिए। और इसकी खामी ये है कि इससे पॉल्यूशन होता है, या ये कहें एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है। ये किस प्रकार से? जब कोई भी हम लोग व्हीकल जो है उसमें पेट्रोल लेकर के हम जब उसे दौड़ाते हैं रोड पर, तब उसमें से जो धुआं निकलता जाता है, तो उसके कारण एयर में जो सल्फाइड्स हैं, एसिड जो है, तो सल्फर के और नाइट्रोजन के और फास्फोरस के, एसिड जो है सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो एसिड हैं, वो बन करके हमारे विंड के अंदर मिल जाते हैं, या ये कहें कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो घुल जाते हैं। और फिर ये कॉज क्या करते हैं? ये एसिड के साथ में मिल करके एसिड रेन बनाते हैं। तो जो ताजमहल पर हम देख रहे हैं कि उसके पीले होने का कारण एसिड रेन है, वहां पर क्या है? सल्फर के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड बन जाते हैं, जिसके कारण जो ताजमहल संगमरमर से वो है रिएक्शन कर जाते हैं, उसके बाद में संगमरमर का कलर येलो कलर में चेंज हो जाता है, वो कहलाती है हमारी एसिड रेन। अब आती है हमारी थर्मल पावर प्लांट, सेकंड नंबर की कन्वेंशनल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये किसे किसमें चेंज करता है। थर्मल यानी कि हीट, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और प्लांट यहाँ पर हमारे नॉर्मल प्लांट से मतलब नहीं है, यहाँ पर है कोई स्टेशन से मतलब, जहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा स्टेशन होता है, जहाँ पर ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है कई तरीके की टर्बाइंस के थ्रू। तो हीट इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन या थर्मल पावर प्लांट, ये हमारा इसका मतलब है। तो अब इसके लिए हम क्या देखेंगे? जो हीट है वो कहाँ से मिलेगी? कि हमारा जो ये वाटर है, डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये गर्म होता है, तो इसमें से जो स्टीम निकलती है, स्टीम जो निकलती है
उसी स्टीम को हम कहाँ लेकर के जाते हैं, जो हमारी यहाँ पर टरबाइन होती है। ये कुछ इस तरीके की होती है। टरबाइन जो है उस पर लेकर के जाते हैं हम। तो ये स्टीम जो है यहाँ से रोटेट होकर के या यहाँ पर मूव होकर के बाद में जो हीट थी वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर देती है। तो वो क्या हुआ, हमारा थर्मल पावर प्लांट, यानी कि हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो हमारे जितने भी ये थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर पानी ज्यादा हो या ये कहे पावर हाउस और पानी नदियां वगैरह ज्यादा होती है, वहां पर ये थर्मल पावर प्लांट होते हैं। अब आएगा हमारा थर्ड नंबर का हाइड्रो पावर प्लांट। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर की जो कंजर्वेशनल एनर्जी है या कन्वेंशनल एनर्जी है, वो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो बड़े बड़े डैम जो हैं उन पर ये प्लांट्स बनते हैं, यानी कि स्टेशन डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि हम गंगा रिवर पर बात करें, गंगा पर कौन सा है, टिहरी है, और नर्मदा पर हम बात करेंगे, ये रिवर है दोनों, इस पर कौन सा, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जो हमारे बड़े बड़े जैसे कोई हिल स्टेशन है वहां पर जैसे लार्जेस्ट डैम जो है वहां पर क्या है कि पानी जो है इतनी हाई स्पीड से गिरता है, हाई स्पीड के साथ में यहाँ पर रिजर्वियर के पास में जब आएगा पानी, तो ये क्या थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा था कि जिससे पानी नीचे की ओर आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर आने के बाद में ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में जब ये चेंज हो गया तो उसके बाद में हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े कोई पाइप जो हैं वो फिक्स कर दिए मशीन के साथ में, या उनको लगा दिया टरबाइन्स के साथ में। तो टरबाइन्स में जब वो वाटर गया तो वहां से वो मूवमेंट करके क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो यहाँ इसमें क्या हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी थी वाटर की, तो वो किस में चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी में हुई। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो गई। तो इसमें क्या बन गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई है लास्ट में। तो ये है हाइड्रो पावर प्लांट। अब आता है हमारा इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि हम टेक्नोलॉजीज में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमास की। तो बायोमास क्या होता है कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कोई प्लांट है तो उसकी जितनी भी वुड है उसको हम किस काम में ले रहे हैं, फ्यूल बनाने के काम ले रहे हैं, कि जो वुड होगी उसको हम बर्न करेंगे।
बर्न करने के बाद में एक साइड में तो हमारा धुआं निकल जाएगा, स्मोक निकल जाएगा, लेकिन फिर लास्ट में जो है लकड़ी के जलने के बाद में जो ब्लैक कलर में चारकोल तैयार होगा, ये चारकोल हमारे बाद में काफी काम आएगा। और इसको अगर हम जब वुड को जलाएंगे तब तो स्मोक बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब हम चारकोल को जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो हमारे पास में स्मोक थोड़ा कम होगा। तो ये हो गई एक तो बायोमास एनर्जी। और एक क्या हुई कि प्लांट वुड था, एक क्या हुआ एनिमल से। तो एनिमल से कैसे कि काउडंग केक जो होते हैं, काउडंग केक जो है उसको अगर हम जलाएंगे तो उसमें फ्यूल स्मोक जो होगा वो ज्यादा होगा और वो बर्न कम होगा। बर्न तो होगा वो कम और स्मोक होगा उसमें ज्यादा। तो ये हम बायोमास वाले के अंदर पढ़ते हैं। ये है बायोमास टेक्नोलॉजी है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर होती है एक विंड एनर्जी, इसे हम कहेंगे पवन शक्ति। कभी भी हम हाईवे की साइड से जाते हैं या बाहर किसी दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं तो रास्ते के अंदर बहुत सारी विंड एनर्जी बनाने के लिए जो टरबाइंस हैं वो घूमती हुई दिखाई देती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो विंड वाले एरिया के अंदर होती है, वहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं किलोमीटर के हिसाब से, तो वहाँ पर विंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गई है हमारी इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एप्पल। अब हम देखेंगे एनर्जी फ्रॉम द सी में। फर्स्ट नंबर की है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी जो है ओशियन से या सी से जो हमें मिल रही है, तो जब ग्रेविटेशनल पुल होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो पानी की जो लहरें हैं, या ये कहें कि पानी की लहरों के अंदर जो ज्वार आता है या टाइड्स आते हैं, तो वो कभी कभी तो हायर हो जाते हैं और कभी कभी वो लोअर हो जाते हैं। तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसको टरबाइन पर जब हम लेकर के जाते हैं तो उसके बाद में टाइडल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो जाती है हमारी टाइडल एनर्जी ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो होती है। फिर हम देखते हैं वेव एनर्जी। तो वेव एनर्जी में क्या होगा, टाइडल एनर्जी जो होती है रात और दिन दोनों के टाइम अलग अलग बनती है। वेव एनर्जी क्या होती है, जब सी शोर के पास में, यानी कि समुद्र के किनारे पर जब वेव्स जो आती है, पानी की लहरें जो आती है, कभी दोपहर के अंदर बिल्कुल शांति से रहती है, यानी कि बहुत लोएस्ट रहती है, लेकिन रात में वही लहरें बहुत हाई विंड के साथ में आती हैं और फिर उसके बाद में वो टरबाइन पर अपने पाइप के जरिए उन जो वेव्स को है ले जाया जाता है। उसके बाद में वापस से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। तो ये भी है हमारी वेव एनर्जी। इसमें समुद्र में आने वाली ज्वार से मतलब है, इसमें समुद्र की लहरों से मतलब है, और फिर है ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ओशियन यानी कि सी, टेम्परेचर और एनर्जी। तो इससे क्या मतलब है, जब ओशियन में ऊपरी सतह जो होती है, यहाँ का टेम्परेचर जब सनलाइट आएगी तो इसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और जो इससे 2 किलोमीटर नीचे की सतह है यहाँ का टेम्परेचर जो है कम रहेगा, यानी कि लोअर रहेगा देन अपर। तो यहाँ का जो है टेम्परेचर तो कम है और यहाँ का टेम्परेचर जो है ज्यादा है। तो यहाँ पर गर्म है और ये ठंडा है, तो इसके बीच का ये जो डिफरेंस है, तो इसको निकालने के लिए, टेम्परेचर को निकालने के लिए, तो ये जो टेम्परेचर है जब टरबाइन पर जाता है टेम्परेचर के साथ में, या ये कहें ये तापमान जब टेम्परेचर पर स्टीम के साथ में जाता है
और फिर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, तो वो क्या होगी? ओशियन थर्मल एनर्जी। फिर आती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल से मतलब क्या है? भूत आती है, यानी कि जमीन जो है उससे जुड़ी हुई। जियोथर्मल में क्या होगी? जो भी मॉल्टन रॉक्स होती है, मॉल्टन रॉक्स जो होती हैं, जब उन पर सोलर लाइट आती है या सनलाइट आती है, तो वो एकदम से सतह के ऊपर आकर के गर्म हो जाती है बिल्कुल। और उसके बाद में वहां से जब मशीन्स जो है साथ में लग करके उनके साथ में हेल्प करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है तो उसे कहते हैं हम जियो एनर्जी। और न्यूक्लियर में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजियन होता है। तो न्यूक्लियर फिजियन से मतलब क्या है? जबकि किसी एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जब बॉम्बार्डिंग होगी, अब ये न्यूक्लियस की किसकी की बात कर रहे हैं? कि कोई भी एक एटम ले लीजिए, जैसे कि जो एलिमेंट्स भारी है या एटम्स जो है, यूरेनियम ले लीजिए, प्लैटिनम, थोरियम, तो किस यूरेनियम ले लीजिए, इसका है 235 नंबर। तो इसमें क्या होता है? जब इसके एटम्स के अंदर जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या इसके न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक डाउन होगा या बॉम्बार्डिंग होगी, तो एक विशेष प्रकार की जो एनर्जी है वो यहाँ से निकलेगी, तो वो क्या होगी? न्यूक्लियर एनर्जी होगी। ये बड़े बड़े पावर प्लांट जो होते हैं वहां पर बनाई जाती है। तो इसकी ये सबसे ज्यादा कहाँ पर बनती है? न्यूजीलैंड के अंदर बनती है और यूएसए के अंदर बनाई जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट तो हम एक अलग बात करेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है वह भी नॉन कन्वेंशनल है। लेकिन जो हमने हाइड्रोथर्मल वाली बात की थी, तो हाइड्रोथर्मल जो है, एक बात मैं बता दूं कि हमने ये पढ़ी तो थी कन्वेंशनल के अंदर, लेकिन जो ये है ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आती कन्वेंशनल के अंदर है लेकिन ये होती है रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम देखेंगे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस एंड हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस में हम क्या देखेंगे? जब भी हमारी ये एनर्जीज जो है तो मोर एक्सपेंसिव है ये, और जब ये खत्म होने लग जाएंगी तो हम क्या यूज करेंगे? तो क्लीनलीनेस के लिए हम देखें तो सीएनजी का हम यूज कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी का क्या मतलब होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इनका हम यूज कर सकते हैं। और हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस? जैसे कि हम देखें कि बायोमास की हम बात करते हैं, तो अगर हम प्लांट्स के या ट्रीज को हम वुड के लिए काटेंगे या वुड फ्यूल के लिए हम काटेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल में हो जाएंगे। लेकिन जब हम काउ डंग की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा सोर्स है बायोमास एनर्जी का, कि जिससे कि हमें फ्यूल भी मिल जाएगा और जो है ये हार्मफुल भी नहीं होगी हमारे लिए, और ये रिन्यूएबल होगी एनर्जी सोर्स। तो आपका
आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अब इसके बाद में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सीखिए और जाकर के इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ओके।